Hello, all my dear students. Welcome back again on my YouTube channel Literature's World. My name is Harpreet Singh Brar. I am from district Hanumangarh of Rajasthan state. If you have any inquiry, then you can contact me on my social media platform like Facebook and Instagram. मेरी आईडी ब्रारदीप लिरिक्स नाम से आपको मिल जाएंगी. आपकी कोई इंक्वायरी है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर. तो आज की हमारी वीडियो, जैसा कि आप सभी को पता है जो इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, कि हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग इंडियन ऑथर्स पर मल्टीपल चॉइस वीडियोस को कवर कर रहे हैं. हमने 5 वीडियोस को ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया. आज की हमारी वीडियो नंबर 6 रहेगी MCQs रिलेटेड टू अनीता देसाई. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिटेल्ड इनकी बायोग्राफी मैंने इसी चैनल पर कवर कर रखी है. इन्हीं की नहीं, आरपीएससी के 15 जो हमारे इंडियन ऑथर्स हैं उनकी एक प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी. बाकी लिटरेरी टर्म्स मूवमेंट वो भी इस चैनल पर मैंने कवर किए हुए हैं. बिल्कुल डिटेल के अंदर मैं मानता हूँ कि ज़्यादा नहीं है उनके अंदर, बट अगर किसी को बेस बनाना हो तो वीडियोस काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी आपके लिए. चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी वीडियो. इस वीडियो के अंदर मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आरपीएससी ने पिछले साल 2022 के अंदर अनीता देसाई का कौन सा क्वेश्चन पूछा. फिर हम देखेंगे कि अलग अलग एग्ज़ाम्स के अंदर यूजीसी नेट वगैरह के अंदर अनीता देसाई से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि हमें पता चल जाएगा कि भाई हमें किस लेवल तक अनीता देसाई को पढ़ना है. उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें पढ़ना होगा. इसी के साथ फिर हम बात करेंगे इनके जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क हैं सारे के सारे, पहले फर्स्ट वर्क से लेकर जितने इनके नॉवेल्स आए हैं, नोवेलास आई हैं, शॉर्ट स्टोरीज आई हैं, उनको हम याद करने की ट्रिक भी देखेंगे, अवार्ड्स को देखेंगे, और लास्ट के अंदर जो वीडियो का मेन टाइटल है MCQs वो आपको मिल जाएंगे. तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आरपीएससी के 2022 के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन से. इस वीडियो की शुरुआत करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश का एग्ज़ाम जो कि 23 दिसंबर 2022 के अंदर कंडक्ट करवाया गया था. इसमें जो 119 नंबर क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था अनीता देसाई से रिलेटेड. ये क्वेश्चन था, विच ऑफ अनीता देसाईज नॉवेल्स वॉज अडेप्टेड इनटू एन इंग्लिश फिल्म एंड व्हाट अवार्ड वॉज गिवन टू द फिल्म. मतलब अगर आपको ये पता है कि अनीता देसाई के कौन से वर्क पर मूवी बनी हुई है, या फिर ये पता है कि फिल्म किस वर्क के लिए इनको कौन सा प्राइज़ मिला हुआ है फिल्म से रिलेटेड, तो भी आप इसका आंसर कर देते. फिलहाल इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 1, इन कस्टडी. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट पिक्चर, इस वर्क को अवार्ड दिया गया था. अब इस वर्क का डिटेल से मैंने 25 क्वेश्चन आपको बताऊँगा. ठीक है, तो ये तो एक ही क्वेश्चन था आरपीएससी ने पूछा था. चलिए अब हम वो क्वेश्चंस देखते हैं जो अलग स्टेट्स में डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटन बाय अनीता देसाई. तो यहाँ पर 4 वर्क दिए गए थे. ये एसएससी CHSL 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था. इसका आंसर था क्लियर लाइट ऑफ डे. बाकी इनके वर्क है ही नहीं. 4 वर्क यहाँ पे लिखे हुए थे, एक ही वर्क था इनका. यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ उनका, अगर आपको वर्क पता है तो भी आप इसका आंसर दे सकते थे. फिर क्वेश्चन पूछा गया 2021 के अंदर, इसी एग्ज़ाम के अंदर, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फास्टिंग फीस्टिंग. ये अनीता देसाई का नावल है. ये पूछ रहा है कि ये नावल किसका है. अब इनका अगर आपको वर्क पता है तो आपका आंसर निकलता कि ये अनीता देसाई का नावल है. अगला क्वेश्चन, द बुक क्लियर लाइट ऑफ डे हैज़ बीन रिटन बाय. क्लियर लाइट ऑफ डे जो बुक है वो किसने लिखी है, तो इसका भी आंसर क्या था, अनीता देसाई. उसके बाद में, इन विच ऑफ अनीता देसाईज नावल डज एन इनेंस वाइफ किल हर हस्बैंड. कि अनीता देसाई का वो नावल कौन सा है जिसके अंदर एक पत्नी अपने पति को मार देती है. तो इनका पहला जो नावल आया था क्राई द पिकॉक. इस वर्क के अंदर, इस नावल के अंदर माया अपने पति गौतम को मार देती है.
ये यूजीसी नेट ने पूछा था, क्योंकि नेट थोड़ा सा डीप पूछता है तो उसने डीप पूछा भी ऐसा कौन सा वर्क है। बट इनके जैसे हम देखेंगे 12 नॉवेल्स हैं, तो इन्होंने पहला वर्क जो इम्पोर्टेंट है उसी से क्वेश्चन उठाए हुए हैं मोस्टली। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इनका जो पहला वर्क था उसी से फिर क्वेश्चन आरपीएससी ने 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा था, क्राई द पिकॉक एंड वॉइसेस इन द सिटी। ये इनके पहले क्रॉनिकल ऑर्डर में वर्क हैं। पहला क्राई द पिकॉक 1963 और वॉइसेस इन द सिटी 1965, कि ये नॉवल किसने लिखे हैं। तो आरपीएससी ने भी यही पैटर्न फॉलो किया था कि ये वर्क किसके हैं, तो इसका जो आंसर था वो था अनीता देसाई। अगला जो क्वेश्चन था वो एमपी मध्य प्रदेश के अंदर पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉरेंस ऑफ द पार्ट्स इन अनीता देसाई बाय ब्लैकबर्ड। बाय ब्लैकबर्ड इनका थर्ड वर्क है। ये पूछ रहा है कि उसका सीक्वेंस क्या था। तो इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट था, कि पहले इसके अंदर वो अराइवल होता है कि वो बाहर आते हैं, बाहर अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में वो जाते हैं। फिर उसके बाद में वहाँ पे डिस्कवरी होती है, डिस्कवरी एंड रिकॉग्नाइजेशन को दिखाया गया है, और लास्ट के अंदर वापस फॉरेन से अपने वापस इंडिया डिपार्चर करते हैं। तो ये इसका क्रॉनिकल ऑर्डर था, यहाँ पे जो इंसिडेंट्स दिखाए गए। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। इसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैन बुकर प्राइज विनर। इनमें से कौन है जिनको मैन बुकर प्राइज नहीं मिला। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अनीता देसाई को 3 टाइम मैन बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया, शॉर्ट लिस्टेड किया गया, बट इनको मिला नहीं। इनकी बेटी किरण देसाई को मिला था। तो वही इसके अंदर जो ऑप्शन थे वो इसका आंसर था अनीता देसाई। बीएस नवपाल, किरण देसाई, इनको मैन बुकर प्राइज़ मिला हुआ है, अनीता देसाई को नहीं मिला। तो ये क्वेश्चन पहले ऑलरेडी एग्जामिनेशंस के अंदर आ चुके हैं। तो एक बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि आपको इनके वर्क याद रखने बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए मैं अब इनके वर्क को याद करवाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आगे हैं स्लाइड पर। ये विकिपीडिया की ऑथेंटिक स्लाइड है। इसमें कोई ऐसा है नहीं कि मैंने कोई इसके अंदर चेंजेस किए होंगे, तो डायरेक्टली आप भी पढ़ सकते हो, बट मैं यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा कि इनको याद कैसे करें। तो टोटल इनके 12 नॉवेल्स आए हुए हैं, तो 6 मैंने यहाँ पर दे दिए, 6 जहाँ पर हैं। अब इनको याद करेंगे। देखिए पहले इनका क्या आया, क्राई द पिकॉक 1963, फिर वॉइस इन द सिटी 1965, बाय ब्लैकबर्ड 1971, नंबर 4 वेयर शैल वी गो दिस समर। अब ये तो आप पढ़ लोगे, बट हमें याद कैसे करना है। पहले आपको बोलना है कि क्राई यानी कि कोई बंदा चिल्लाता है तो क्राई करता है। जब क्राई करोगे तो वॉइस आएगी। पहले क्राई फिर वॉइस, और वॉइस कैसी आई, बाय यानी कि बाय बाय कर रहा है कि चिल्लाकर। अब वो बाय बाय कर रहा है तो किसी को जिसको बाय बाय किया जा रहा है उससे पूछेंगे भी वेयर शैल वी गो, हम कहाँ जाएंगे। जब बाय बाय करते हैं तो कोई बंदा कहीं जा रहा होता है ना, तो इसको लिंक कीजिए कि क्राई फिर वॉइस, बाय बाय, वेयर शैल वी गो। अब जिससे पूछा कि कहाँ जाएंगे, वो कहता कि जाएंगे माउंटेन पर, फायर ऑन द माउंटेन, क्योंकि दिन कैसा है, क्लियर है, क्लियर लाइट ऑफ द डे, यानी कि मौसम ख़राब नहीं, बिल्कुल क्लियर है, तो पहाड़ों पे जाया जा सकता है। तो ये 6 नॉवल की ट्रिक आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इनके ईयर कैसे याद करोगे, 2 तो वही 60 के अंदर है, 63, 65, फिर देखो 3 आपके 70 वाले हैं, 71, 75, 77 और लास्ट पे 80। ये 6 मैंने आपको याद करवा दिए। आगे देखिए, इसके बाद में एक ट्रिक और लगानी है, इन कस्टडी, यानी कि आपको कोई कस्टडी लेने जानी है। अब कस्टडी कहाँ मिलेगी, कोई बॉम्बे के अंदर मिलेगी। अब जब कस्टडी लेने के लिए बॉम्बे जाओगे तो आपको जर्नी करनी पड़ेगी, और जर्नी कैसी करनी है, फास्ट करनी है, और रास्ता कैसा है, जिग जैग है। अब जिग जैग के बाद में मैंने कहा रास्ते से आपको लिंक करना है रोज़ारिटा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली वर्क इनका आया है। इसका मैं अलग से आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि इसका कौन इसकी स्टोरी क्या है और कौन से करैक्टर हैं। फिलहाल इनको याद करना होगा, कस्टडी कहाँ करनी है, बॉम्बे, जर्नी करनी है, फास्ट करनी है, जिग जैग है, रास्ता, ये 6 आपको ये याद रखने हैं। अब 84, 80 वाले, एक 80 पीछे आ गया था, देखो 80 नीचे क्लियर लाइट ऑफ डे। फिर यहाँ पे देखो 84 और 88, यानी कि 70 वाले में 3 आए थे, 71, 75, 77,
80 वाले 3 आ गए, 80, 84, 88। अब 90 में 2 आए हैं, 95, 99, और 2 अपने, एक तो 4 के अंदर आया, एक 24 के अंदर आया। एक तो अकेला 4 है, लास्ट से एक पहला, और लास्ट में 24। ये इनके क्या थे? ये इनके नॉवल थे, टोटल 12। अब इनके टोटल 6 कलेक्शंस ऑफ नॉवेल्स, नोवेलाज एंड शॉर्ट स्टोरीज। नोवेला यानी कि नॉवल से जो छोटी बुक होती है, नॉवल बहुत बड़ा हो सकता है, स्टोरी छोटी होती है, इनके जो बीच में जो आएगा वो आएगा नोवेला। तो यहाँ पे टोटल 6 हैं कहानियों की किताबें और नोवेला। तो सबसे पहले गेम एट ट्वेलाइट, स्कॉलर एंड जिप्सी, डायमंड डस्ट, कलेक्टेड स्टोरीज, द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस, द कंप्लीट स्टोरीज। अब इसको कैसे याद करना है? गेम, कौन सी गेम? गेम जैसे गेम बोलोगे तो 4 नाम बोलने हैं आपको, गेम, स्कॉलर एंड जिप्सी, डायमंड डस्ट, ताकि 3 वर्क आ जाएंगे, गेम, स्कॉलर, जिप्सी, डायमंड डस्ट। इसके बाद में कलेक्टेड स्टोरीज, आपको कलेक्ट करनी है स्टोरीज को, द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी कोई चीज़ डिसअपीयर हो रही है, आपको कलेक्ट करना है और कंप्लीट करना है। तो कलेक्ट, डिसअपीयरेंस और कंप्लीट स्टोरीज। ठीक है, अब इनके ईयर आगे दिए हुए, इनको आप देख लेना। 3 इनकी थे चिल्ड्रन बुक, बच्चों पर लिखी हुई किताबें, 3 ही हैं। अब देखो 12 हो गए नॉवल, 6 इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस और नोवेलाज, और 3 इनके चिल्ड्रन बुक। टोटल देखोगे तो 12 और 6 18, 18 और 3 21। 21 को याद कर लो, कोई मर्जी एग्जाम देने चले जाना, वर्क अगर पूछ ले तो आप गलत नहीं करोगे। वर्क याद करने का एक फ़ायदा और होता है, कोई और राइटर का वर्क पूछ लिया और पूछ रहा है कौन सा वर्क है, वहाँ पर ये वर्क दिए, आपको याद है कि भाई ये तो अनीता देसाई का है, तो हम एलिमिनेटेड मेथड का यूज़ करते आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो चिल्ड्रन बुक में द पीकॉक गार्डन 1974, कैट ऑन हाउस बोट 1976, और द विलेज बाय द सी, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखो याद कर रहे हैं तो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1982। अब इनको कैसे, जब भी चिल्ड्रन बुक की बात आएगी आपको पिकॉक और कैट याद रखने हैं, जो कि विलेज में है। विलेज ऐसा गांव जो कि समुद्र के किनारे है। तो भाई ये थे इनके वर्क। तो अब वर्क के बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है वो होते हैं अवार्ड, क्योंकि कौन सा अवार्ड कब मिला और किस वर्क के लिए मिला। ठीक है, तो आगे देखिए इनके अवार्ड, ये भी विकिपीडिया पर दिए हुए हैं बट याद करेंगे। ठीक है, तो पहले इनको 1978 से इनकी स्टार्टिंग होती है। इनका जो वर्क आया था वो याद कीजिए कि 77 में इनका वर्क आया था, फायर ऑन द माउंटेन, फायर ऑन द माउंटेन। इसके लिए इनको 2 अवार्ड मिले, विनीफ्रेड हॉल्ट बाय मेमोरियल प्राइज, साहित्य अकेडमी अवार्ड। दोनों कब मिले? 1978। फिर 80 के अंदर इनको अवार्ड मिला शॉर्ट लिस्टेड बुकर प्राइज, शॉर्ट लिस्टेड किए गए। अब मैं यहाँ पे सीधा इनको तीनों को बता देता हूँ कि इनको 3 टाइम शॉर्ट लिस्टेड किया गया, 80 के अंदर, 84 के अंदर और 99 के अंदर, 80, 84 और 99। तीनों वर्क भी याद रख लो, क्लियर लाइट ऑफ डे, इन कस्टडी, फास्ट फीस्टिंग। मतलब कि जब भी अनीता देसाई का नाम आए तो बुकर प्राइज, एक तो ईयर दिमाग में आने चाहिए, कौन कौन से, 80, 84, 99। फिर तीनों वर्क क्रॉनिकल ऑर्डर में याद आने चाहिए, क्लियर लाइट ऑफ डे, कस्टडी, यानी कि अलग से ट्रिक मत बनाना कि भाई क्लियर लाइट है, कस्टडी लेने जाना है फास्ट फास्ट, ठीक है अगर बना लो तो ठीक है, बट दिमाग में आने चाहिए क्लियर लाइट, इन कस्टडी और फास्ट फीस्टिंग। इसके बाद में 83 में इनको गार्जियंस चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज मिला, द विलेज बाय सी एंड इंडियन फैमिली स्टोरी, जो लास्ट चिल्ड्रन बुक थी इनकी 1982 वाली, द विलेज बाय सी। फिर 84 में मैंने आपको बता दिया शॉर्ट लिस्टेड, और 93 के अंदर नील गन प्राइज इनको दिया गया। फिर 99 के अंदर शॉर्ट लिस्टेड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, फास्टिंग फीस्टिंग। फिर 2000 के अंदर इनको अल्बर्टो मोराविया प्राइज फॉर लिटरेचर इटली इनको दिया गया। 2003 के अंदर वेंसन मेडल ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर 2003। साहित्य अकेडमी फेलोशिप, देखो ये साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं है, फेलोशिप है। साहित्य अकेडमी अवार्ड तो इनको 1978 के लिए मिला, फॉर वट वर्क, द नेम ऑफ वर्क क्लियर लाइट ऑफ डे। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे देखा, देखो क्लियर फायर ऑन द माउंटेन।
अब इनको साहित्य अकेडमी फॉलोशिप का मिली 2007 के अंदर, और फिर इनको मिला पद्म भूषण 2014 के अंदर, और लास्ट में जो इनको अवार्ड मिला अभी वो है 2020 के अंदर कंपेनियन ऑफ लिटरेचर। तो ये इनके टोटल अवार्ड है कितने, 5 यहाँ पे लिखे हुए हैं और 2 4 6 7 यहाँ पे हैं, 7 और 5 12 आपको इनके अवार्ड कब दिए गए, किस वर्क के लिए दिए गए। ठीक है, तो हमने इनके वर्क देख लिए, अवार्ड देख लिए। अब आप जिस इस यहाँ पर जो देखने के लिए आए थे MCQs, मैं उनको कवर करता हूँ। MCQs को मैंने डिवाइड कर लिया कि पहले इनकी बायोग्राफी वाले MCQs, फिर इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के स्पेशल MCQs। ठीक है, तो चलिए पहले बायोग्राफी वाले इनके देखते हैं MCQs। तो ये हैं अनीता देसाई के बायोग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQs। इसके लिए मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगा दिनेश भाई को, जी हेल्प सूरतगढ़ जो वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं, उन्होंने इन क्वेश्चंस को प्रोवाइड करवाया। सो अगेन रियली थैंक यू सो मच दिनेश भाई इस क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अनीता देसाई वॉज बॉर्न ऑन, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 24 जून 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीता देसाई वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर प्राइज ऑफ 3 टाइम, इनके 3 बार अनीता देसाई को कौन से अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया? तो बुकर प्राइज़। अब आपको याद आना चाहिए कि भाई कौन कौन से थे, 80, 84 और 99। पहले क्लियर लाइट ऑफ डे, फिर कस्टडी, उसके बाद में आपका कौन सा, फास्ट फीस्टिंग। अनीता देसाई गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हर नॉवल, साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको दिया गया फायर ऑन द माउंटेन। ये वर्क पब्लिश हुआ था 1977 के अंदर और इनको अवार्ड दिया गया 1978। क्वेश्चन नंबर 4, अनीता देसाई इज ऑन द एडवर्सरी बोर्ड ऑफ द, मतलब कि क्वेश्चन है कि अनीता देसाई इज ऑन द एडवर्सरी बोर्ड ऑफ, कौन से एडवर्सरी बोर्ड पर हैं? तो इनका आएगा ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी। नंबर 5, राइट द नेम ऑफ द अनीता देसाई फर्स्ट नॉवल, पहला नॉवल कौन सा था? तो ट्रिक हमने याद रखी हुई है, हम तो सारे बता देंगे भाई, क्राई आएगा, फिर वॉइस आएगा, फिर बाय बाय आएगा, फिर वेयर शैल भी आएगा, फिर माउंटेन आएगा, फिर क्लियर लाइट ऑफ द डे आएगा, है ना, क्लियर लाइट ऑफ द डे। उसके बाद में कस्टडी आएगा, बॉम्बे आएगा, जर्नी आएगा, जर्नी कैसी है, फास्टिंग फीस्टिंग, जिग जाएगा, और लास्ट में रास्ता। टोटल 12 के 12 नॉवल ऐसे याद होने चाहिए। आगे देखिए, विच ऑफ अनीता देसाईज नॉवल टर्न इनटू ए इंग्लिश फिल्म, कौन सी वर्क पर इनके मूवी बनाई गई? ये क्वेश्चन RPSC ने पूछा था, तो इन कस्टडी। ठीक है, द टाइटल ऑफ द नॉवल फायर ऑन द माउंटेन इज टेकन फ्रॉम विच नॉवल, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि फायर ऑन द माउंटेन का टाइटल कौन से नॉवल से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है विलियम गॉर्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। अब ये याद रख लेना क्योंकि ये नया क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ अनीता देसाई, क्योंकि अनीता देसाई के इतने वर्क हैं, इनमें से ऑटोबायोग्राफिकल कौन सा है? तो क्लियर लाइट ऑफ द डे। इसके MCQs आगे आपको 20 MCQs मिलेंगे। ठीक है, बाबा की कहानी। ओके, 9 नंबर, हु इज द मेजर कैरेक्टर इन द अनीता देसाई नॉवल क्राई द पीकॉक, क्राई द पीकॉक में मेजर कैरेक्टर कौन है? तो माया, उसका पति गौतम, और एक कुत्ते का नाम आता है टोटो। विच नॉवल ऑफ अनीता देसाई एक्सप्लोर्स द इनर इमोशनल वर्ल्ड ऑफ नंदा कौल एंड ओल्ड लेडी, नंदा कौल की कहानी किस नॉवल के अंदर है? तो फायर ऑन द माउंटेन, फायर ऑन द माउंटेन, जिनके लिए इनको क्या मिला? साहित्य अकेडमी अवार्ड। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉवल क्राई द पीकॉक, क्राई द पीकॉक की क्या सिग्निफिकेंस है? इट रिप्रेजेंट्स मायाज क्राई फॉर हेल्प एंड अंडरस्टैंडिंग, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ अनीता देसाई, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्लियर लाइट ऑफ द डे। हाउ इज एलिनिएशन रिप्रेजेंटेड इन द कस्टडी, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट भी है। ऑप्शन नंबर 3, थ्रू द यूज ऑफ सर्कस परफॉर्मेंस एंड इमेजिनरी, थोड़ा आप भी इसको सर्च कीजिए क्योंकि इसके अंदर केज्ड एनिमल्स तो नहीं, वहाँ पर तो वर्ड दिखाए गए हैं, पिजेंट्स की बात की गई है,
ठीक है, बाय द वे एक बार आप आंसर नंबर 3 टिक कर लीजिए, थोड़ा आप खुद रिसर्च कीजिए इस पर। क्वेश्चन नंबर 15, अनीता देसाई वेयर शैल वी गो दिस समर हैज़ बिन कंपेयर टू वर्जीनिया वुल्फ, यहाँ पे वुल्फ नहीं वुल्फ आएगा, विच नॉवल, यानी कि वर्जीनिया वुल्फ का कौन सा नॉवल जिनके साथ वेयर शैल वी गो को कंपेयर किया जाता है, तो वो है आपका टू द लाइट हाउस। ये वर्जीनिया वुल्फ का नॉवल है, ठीक है। इससे कंपेयर किया जाता है अनीता देसाई के नॉवल वेयर शैल वी गो दिस समर। इन विच ऑफ द अनीता देसाई नॉवल्स डज द इनेंस वाइफ किल हर हस्बैंड, ये मैंने वहाँ पे देख लिया था कि यहाँ पे एक पत्नी अपने पति को मार देती है, तो वो कौन सा नॉवल है, क्राई द पीकॉक। माया किसको मारती है, अपने पति गौतम को। हु इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द नॉवल रोजारिटा बाय अनीता देसाई, जिनका जो 2024 के अंदर जो वर्क आया था उस पर ये क्वेश्चन है कि उसकी मेन प्रोटैगोनिस्ट कौन है, तो बोनीता, ठीक है। अभी मैं आगे इसके बारे में बात करता हूँ इस वर्क को लेकर। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम वेयर द नॉवल ऑफ अनीता देसाई जर्नी टू इथाका ड्राइव्स इस टाइटल, जर्नी टू इथाका जो नॉवल है उसका टाइटल कहाँ से लिया गया है, इसका राइट आंसर रहेगा फ्रॉम सीपी कोवाफाइज पोइम। तो सीपी कोवाफाइज की पोइम है, वहाँ से इस टाइटल को लिया गया है, जर्नी टू इथाका। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन जर्नी टू इथाका, जर्नी टू इथाका के कितने पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दीज आर थीम इन कस्टडी, कौन जो इनका वर्क है इन कस्टडी शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज, इसके थीम कौन कौन से, तो ए और सी। ए रहेगा एलिनिएशन और सी रहेगा एग्जिस्टेंटलिज्म। ये थ्योरीज अपनी चलती हुई है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर, ठीक है, एग्जिस्टेंटलिज्म। तो ये 20 क्वेश्चन तो आगे बायोग्राफी से। अब कुछ और एमसीक्यूज, बट उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा इनका जो नॉवल आया 24 के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ रोजारिटा अनीता देसाई, क्या स्टोरी है। रोजारिटा टेल्स द स्टोरी ऑफ यंग लैंग्वेज स्टूडेंट, तो लैंग्वेज की स्टूडेंट है जिसका नाम है बोनीता, हु ट्रेवल्स टू, जो यात्रा करती है सैन मिगोल इन मैक्सिको फॉर एन एजुकेशन। ए रन इन विद ए स्ट्रेंजर लीड टू ए सरप्राइज डिस्कवरी। बोनीताज मदर सरिता, बोनीता की जो मदर थी जिसका नाम था सरिता, जिसे रोजारिटा भी कहा गया, may have made a similar journey from India to Mexico to train as an artist। तो ये इसके अंदर बताया गया, इन लाइनों को पढ़ लीजिए। हो सकता है कि आरपीएससी इससे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि पिछली बार जंगलनामा जो कि आपका वर्क था अमिताभ घोष, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था, वो 2022 के अंदर क्वेश्चन आया था और 23 के अंदर पेपर हुआ, सॉरी 21 के अंदर वर्क आया था, 22 के अंदर वो क्वेश्चन पूछ लिया था। तो अगर ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से पूछेगा तो वो ये मेन इसका जो बोनीता करेक्टर है ना, ये क्वेश्चन आरपीएससी के पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलिए अब बात करते हैं और मल्टीपल क्वेश्चंस के बारे में। ओके, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमने सारा डिटेल के अंदर देख लिया है, तो राइट आंसर टिक करते जाएंगे। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ क्राई द पीकॉक, सेंट्रल थीम क्या है, तो राइट आंसर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, क्राई द पीकॉक माया गौतम। विच लिटरेरी डिवाइस इज़ प्रोमिनिएंट यूज इन क्राई द पीकॉक, क्राई द पीकॉक में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है, तो सिम्बोलिज्म। यानी कि अभी जो क्वेश्चन है वो सारे आपके पहले वर्क से हैं, क्राई द पीकॉक से। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ मायाज रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड गौतम लाइक, तो कैसी उनकी रिलेशनशिप है, तो डिस्टेंट एंड एस्ट्रेंज्ड, यानी कि आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, अलग हैं, डिस्टेंट एंड एस्ट्रेंज्ड। हाउ डज माया व्यू हर ओन एग्जिस्टेंस, तो अपने आप को एग्जिस्टेंस को वो कैसे देखती है, मीनिंगलेस एंड एम्प्टी। व्हाट रोल डज द सेटिंग प्ले इन क्राई द पीकॉक, क्या रोल है, इसकी जो सेटिंग है वो क्या रोल प्ले करती है, represents Maya's inner turmoil and psychological state. What role does Maya's obsessions with death play in the role? माया का जो obsessions है with death वो क्या रोल प्ले करती है? It highlights her fear of morality and unknown.
हाउ डज द नरेटिव स्टाइल कंट्रीब्यूट टू द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ मायाज साइकी? इट यूजेस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक टू डिपिक्ट हर थॉट्स। ये क्वेश्चन थोड़े डीप वाले हैं बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट वर्क था इनका क्राई द पिकॉक, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो ये पूरा एक वर्क लगा हुआ है, तो क्वेश्चन बहुत डीप भी आ सकते हैं इस वर्क को लेकर स्पेशली। विच करेक्टर एक्ट एज कैटलिस्टिक फॉर मायाज अनरेवलिंग? तो अनीता हर नेबर यानी कि उसकी पड़ोसन है अनीता हर नेबर। वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द पिकॉक मोटिफाई इन द नोवेल? तो जैसा कि नाम है क्राई द पिकॉक, तो पिकॉक की क्या सिग्निफिकेंस है? इट रिप्रेजेंट्स मायाज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम एंड एक्सकेप। जैसे मोर चिल्लाता है ना, क्राई करता है, तो वही कुछ माया के अंदर चल रहा है, वो भी अंदर अंदर से चिल्ला रही है, वो अकेलापन उसको खाया जा रहा है ना, वो स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। हाउ डज नोवेल एक्सप्लोर द थीम ऑफ जेंडर रोल्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस? तो क्या रोल है? ऑप्शन नंबर सी, इट डिपिक्ट्स माया एज सबमिसिव एंड पैसिव करेक्टर। हाउ डज मायाज अपब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस हर परसेप्शन ऑफ मैरिज? मतलब शादी को लेकर उसकी क्या परसेप्शंस हैं? शी व्यूज मैरिज एज एन ऑप्रेसिव इंस्टीट्यूशन, कि सिर्फ दबाव के रखने वाली चीज़ और कुछ भी नहीं है। वट रोल डज नेचर प्ले इन द मायाज इनर वर्ल्ड? नेचर का क्या रोल है? इट ट्रिगर्स हर एंजाइटीज एंड फियर्स। उसके जो अंदर एंजाइटी है और फियर्स है उसको और ट्रिगर करता है, बढ़ा देता है, ऐसा माहौल यहाँ पे दिखाया गया है। हाउ डज माया कॉप विद हर एग्जिस्टेंटलिस्ट क्राइस? कैसे वो कॉप करती है? कॉप अप करना यानी कि समझौता करती है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी आइसोलेट्स हर सेल्फ फ्रॉम सोसाइटी एंड हर लव्ड वन, मतलब कि अपने को अकेला कर लेती है। यहाँ पे इसने और यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया कि शी आइसोलेट्स हर सेल्फ फ्रॉम सोसाइटी एंड लव वंस, इसको आप पढ़ सकते हो। विच करेक्टर सर्व एज सिंबल ऑफ सोशल कॉन्फर्मिटी? तो कौन सा ऐसा वर्क है जो समाज से जुड़ा हुआ है? क्योंकि माया तो अलग रहती है, तो वह है गौतम, मायाज हस्बैंड। हाउ डज मायाज परसेप्शन ऑफ टाइम चेंज थ्रू आउट द नॉवल? समय को लेकर उसकी जो परसेप्शन है वो कैसे चेंज होती है? शी लॉसेज ऑल सेंसेस ऑफ टाइम एंड रियलिटी, क्योंकि वो सारी सेंस खो देती है, तभी तो अपने पति को वहाँ से ऊपर जाके छत से धक्का दे के मार देती है। वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल क्राई द पिकॉक? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सिग्निफिकेंस क्या है? इट रिप्रेजेंट्स मायाज क्राई फॉर हेल्प एंड अंडरस्टैंडिंग। हाउ डज मायाज रिलेशनशिप विद हर सिस्टर इन लॉ अम्मू कॉन्ट्रीब्यूट टू द नरेटिव? एक तो यहाँ पे करेक्टर याद रखना कि अम्मू का करेक्टर आ गया, इसकी जो सिस्टर इन लॉ थी यानी कि इसकी जो ननान थी। इट इंटेंसिफाई मायाज फीलिंग ऑफ आइसोलेशन एंड एलिनिएशन, लगाव होता है एलिनिएशन। हाउ डज द नोवेल एक्सप्लोर द थीम ऑफ फेथ एंड डेस्टिनी? तो कैसे एक्सप्लोर करता है इसका जो थीम है? इट प्रेजेंट्स ऑफ फैटलिस्टिक वर्ड व्यू वेयर फेथ डिटरमाइंस आउटकम। वट डज मायाज फैसिनेशन विद कलर्स सिग्निफाई इन द नोवेल? कलर्स का क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस है? इट रिफ्लेक्ट्स हर शिफ्टिंग मूड एंड इमोशंस स्टेट। देखो आप लोग कई सोचोगे कि हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, यहाँ पे टोटल कोई 10-20 क्वेश्चन नहीं है, 20 तो इसी के हो जाएंगे टोटल। मेरे हिसाब से टोटल लास्ट में काउंट करना आई थिंक नियरली 80 to 90 क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे। तो फिर तो वीडियोस 2-3 घंटे की बननी चाहिए, इतना मैं लंबा इसको बना नहीं सकता, तो वीडियो पॉज करके थोड़ा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं तो एक बार MCQs करवाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, बेशर्ते आपको पहले थोड़ा इनके नॉवेल्स वर्क थोड़ी समरी दिमाग में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज मायाज परसेप्शन ऑफ रियलिटी बिकम ब्लर्ड बिकेम ब्लर्ड एज द नॉवल प्रोग्रेस? उसकी जो परसेप्शन है ऑफ रियलिटी वो कैसे धीरे धीरे ब्लर होती जाती है। शी लॉसेस टच विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड रिट्रीट्स इनटू हर माइंड, वो बाहरी संसार से टूट जाती है, सिर्फ अंदर ही अंदर क्या चल रहा है उसको ही वो प्रायोरिटी देती है। हाउ डज मायाज परसेप्शन ऑफ रियलिटी बिकम, ये हमने क्वेश्चन देख लिया।
अब आगे देखिए, फिर कुछ क्वेश्चन हैं बायोग्राफी वाले ही हैं। अनीता देसाई वॉज बॉर्न, तो हमने देखा 24। तो पहला क्वेश्चन तो ये हमने देख लिया कि इसका बर्थ कब हुआ था, 24 जून 1937। अनीता देसाई वॉज द प्रोफेसर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ये प्रोफेसर ऑफ ह्यूमैनिटी कहाँ पर थी, ऑप्शन नंबर 4 मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए। अनीता देसाई गॉट प्राइज फॉर 3 टाइम, हमने क्वेश्चन देख लिया, तो बुकर प्राइज इनको 3 टाइम इनको क्या किया गया, नॉमिनेट किया गया। अनीता देसाई रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड, इनको कब मिला, 1978। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्क के लिए मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो फायर ऑन द माउंटेन। अनीता देसाई वॉन डैश प्राइज फॉर द विलेज बाय द सी, इसका आंसर दीजिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका गार्जियन प्राइज, क्योंकि इनकी चिल्ड्रन बुक थी ना, द विलेज बाय द सी। अनीता देसाई इज ऑन द एडवर्सरी बोर्ड ऑफ, ये हमने देख लिया, ललित कला अकेडमी। व्हाट इज द नेम ऑफ द अनीता देसाई स्पाउस, इनके पति का नाम क्या है, अश्विन देसाई। अनीता देसाई कंप्लीटेड बीए डिग्री, अनीता देसाई ने बीए की डिग्री कहाँ से कंप्लीट की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इनकी बायोग्राफी मैंने अलग से करवा रखी है, डिटेल में कोई क्वेश्चन वहाँ पे छूट भी रहा है तो वो वीडियोस को जरूर देख लेना, बायोग्राफी वाली। राइट द नेम ऑफ अनीता देसाई फर्स्ट नॉवल, तो पहला नॉवल कौन था, क्राई द पीकॉक। फायर ऑन द माउंटेन पब्लिश कब हुआ, तो 1977। विच ऑफ अनीता देसाई नॉवल टर्न इनटू फिल्म, फिल्म किस पे बनी, कस्टडी पे बनी। तो ये क्वेश्चन में देख लिए। अब चलते हैं स्पेशल एक वर्क को लेकर। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस हैं वो है क्लियर लाइट ऑफ द डे, जो नॉवल आया था 1980 के अंदर, जो कि मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क इनका माना जाता है। इससे रिलेटेड टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द नॉवल इज सेट इन, तो ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, क्लियर लाइट ऑफ द डे। तो इस नॉवल की सेटिंग रखी गई है इंडिया के अंदर। द प्रेजेंट टाइम ऑफ द नॉवल इज़ इन, किस टाइम की बात की गई है नॉवल के अंदर, तो वो रहेगा द 1980s की बात की गई है। द यंगेस्ट चाइल्ड इज, सबसे छोटा बच्चा कौन सा है, वो है बाबा। सबसे बड़ी कौन सी है, बिमला। उसके बाद में उसका भाई राजा, उसके बाद में तारा, और तारा से सबसे छोटा कौन, बाबा। ये चारों कैरेक्टर इस वर्क के अंदर है। वट मेजर हिस्टोरिकल इवेंट इज द बैकड्रॉप ऑफ द नॉवल, द पार्टीशन, जो पार्टीशन हुआ था उसको यहाँ पे उसको बैकग्राउंड के रूप में यूज़ किया गया है। हु इज़ बकुल, बकुल कौन है, तो बकुल इनकी जो बड़ी बहन बिमला, बिमला के बाद में तारा, तो तारा का पति, ताराज हस्बैंड बकुल। बिम इज़ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, बिमला एक चीज़ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें उसके अंदर है। तो बिमला अनमेरिड भी है, बाबा की केयर टेकर, अपने सबसे छोटा भाई जो कि अपाहिज है उसकी देखभाल भी करती है, और एक टीचर भी है। बस एक चीज़ नहीं है, वो है ऑप्शन 4 हेड ऑफ द फैमिली बिजनेस, क्योंकि वो कौन है, वो तो इसका भाई, इनके भाई का क्या नाम था, सॉरी भाई का नाम था राजा, ठीक है। तारा थिंक्स डैट द हाउस, तारा क्या सोचती है, घर क्या है, नेवर चेंजेस, कि घर कभी चेंज होगा ही नहीं, ये तो ऐसे रहेंगे। द दास गर्ल्स रिमेंबर देयर चाइल्डहुड एज, वो अपने बचपन को कैसे याद करती हैं, बोरिंग, कि उनका बचपन कैसा था, बड़ा बोरिंग था। बकुल कंसीडर तारा, बकुल तारा को क्या मानता है, वीक, कमज़ोर। बाबाज फेवरेट थिंग, बाबा की फेवरेट चीज़ क्या है, हिज रिकॉर्ड्स। हैदर अली इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद, तो किसके साथ उनको एसोसिएट किया जाता है, हिज वाइट हॉर्स। हैदर अली जो कि बिमला से शादी भी करना चाहते थे। पूरी समरी आपको इसकी पता हो तो ही आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। समरी मैं यहाँ पे बता नहीं सकता क्योंकि 12 तो नॉवल हैं, फिर तो सभी की समरी कर लेते हैं, क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, कभी आगे टाइम मिला तब करेंगे। ओके, हाउ डज बिम फील अबाउट राजाज पोइट्री, राजा की पोइट्री के बारे में बिम की क्या सोच है, तो शी डिटैच्ड इट, उसको डिटैच करती है उसकी पोइट्री को। व्हाट डज बिम कीप एज रिमाइंडर ऑफ हाउ मेड शी इज़ एट हर ब्रदर, उसका भाई को बड़ा बुरा मानती है वो, क्योंकि वो एक लेटर छोड़ के गया था। आपको पता होगा ना कि वो कहता है कि आपसे मैं किराया नहीं लूँगा, क्योंकि उसने शादी कर ली थी जिस घर में ये किराए पर रहते उसकी लड़की से, और उल्टा अपनी बहन को ये लेटर लिखता है कि मैं आपसे बहन किराया ज़्यादा नहीं लूँगा, उतने लूँगा।
तो यार बहन से किराया मांग रहा है, तो इसलिए वो लेटर इसने संभाल के रखा हुआ है। तभी वो अपने भाई को पसंद नहीं करती, राजा को। बिम फाइंड्स राजा, बिम फाइंड राजा, तो ये सारी चीज़ें बिम राजा के बारे में क्या मानती है कि वो कॉन्सिडिंग्स है, आउट ऑफ टच है और स्नोबी है, ऑल ऑफ दिस। हुज वेडिंग आर तारा एंड बकुल हेयर फॉर, किसकी शादी में जा रहे हैं, स्टार्टिंग में देखा होगा, तो राजा की डॉटर की शादी, इनके भाई की बेटी की शादी। द मिश्रा हाउस इज़, तो उनका घर कैसा, मिश्रा फैमिली, वो लिवली है, काफ़ी उनके अंदर ऐसा बोरिंग उनकी लाइफ नहीं है। व्हाट इज़ मकुल्स टैलेंट, मुल्क का टैलेंट क्या है, तो म्यूज़िक, मिश्रा फैमिली में। द मिश्रा ब्रदर कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, मिश्रा फैमिली के भाइयों को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, तो वो लेजी हैं और सेल्फिश हैं। व्हाट इज़ बकुल्स, जो बकुल की जॉब क्या है, तो वो एक डिप्लोमेंट है, डिप्लोमेंट। व्हाट डज तारा नोटिस अबाउट बिम, तारा बिम के बारे में क्या नोटिस करती है, तो ये तीनों चीज़ें कौन कौन सी, अभी तारा मानती है बिम क्या है, शी इज़ स्मार्ट एंड मैन एडमायर हर, शी नोज हाउ टू फ्लर्ट, शी इज़ एट द एज ऑफ बी कॉल्ड हैंडसम, ऑल ऑफ दिस। व्हाट डज तारा नोटिस अबाउट बिम, बिम के बारे में क्या नोट करती है, ठीक है। थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है यहाँ पे, बाकी थोड़ा आप देखना, क्योंकि ये तो साइड तो ये आंसर दिखा रही है। व्हाट डज तारा नोटिस अबाउट बिम, कि तारा बिम के बारे में क्या नोटिस करती है, आई थिंक बिम नोटिस करती है तारा के बारे में कि वो स्मार्ट है, लड़के उसकी तारीफ़ करते हैं, वो फ्लर्ट करती है। बाकी उससे मेरी यहाँ पे गलती हो, थोड़ा क्लियर करना कि ऑप्शन नंबर 20 का ये आंसर सही है यहाँ पर, जो मैं बोल रहा हूँ वो। बिम ऑलवेज क्वाट्स, बिम किसकी कोटेशंस को हमेशा लिखती रहती है, क्वाट्स करती है, मतलब जब भी कोई लाइन बोलनी है वो उसका एग्जांपल देती है। तो टी.एस. इलियट, मॉडर्निज्म के राइट, टी.एस. इलियट द वेस्ट लैंड लिखने वाले। हु डज बिम इमेजिन शी सीज इवन दो ही और शी इज़ डेड, तो इनकी आंट थी मीरा जिनकी डेथ हो गई थी। हाउ डू तारा एंड बिम फील अबाउट देयर चाइल्डहुड, तारा और बिम अपने बचपन के बारे में क्या फील करते हैं। दे डू नॉट एवर वॉन्ट टू गो बैक, वो कभी अपने बचपन में वापस जाना नहीं चाहते, इनका बचपन बहुत ही बोरिंग था। हम कर रहे हैं क्लियर लाइट ऑफ द डे नॉवल के MCQs। बाबा इज़, बाबा क्या है, सबसे छोटा बेटा, इनका भाई, जो कि मेंटली स्लो है, थोड़ा मतलब कि अपाहिज टाइप है, उसकी तो केयर टेकर है कौन, बिमला। तारा इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तारा को कैसे यहाँ पे दिखाया गया है, स्वीट एंड इनक्लाइंड टू पीस, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन करते हैं इन कस्टडी बाय अनीता देसाई, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन, वेयर डज द नॉवल बिगन, इस नॉवल की शुरुआत कहाँ से होती है, तो देव कॉलेज, देवन के कॉलेज से इसकी स्टार्टिंग होती है। हाउ डज देवन फील अबाउट मुराद, मुराद के बारे में क्या सोचता है। एडमायर हिम बट इज़ नर्वस, उसकी प्रशंसा करता है बट वो उसको नर्वस, बट एडमायर हिम बट इज़ नर्वस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट मुराद एक्सेप्ट, एक चीज़ को छोड़ के बाकी बातें सही हैं मुराद के बारे में, तो सही बातें कौन कौन सी है। ही इज़ रिच, ही रन्स ए मैगजीन, वो एक मैगजीन चलाता है, अमीर है, ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ देवन, बस एक चीज़ नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर 1, ही इज़ पीसियस। देवन लव्स अबव ऑल एल्स, सबसे ज़्यादा उसको किस चीज़ से प्यार है, पोइट्री से। देवन टीचर्स इन व्हाट डिपार्टमेंट, देवन किस डिपार्टमेंट में पढ़ाता है, हिंदी। पोइट्री किसकी पसंद है, उर्दू की। व्हाट आर देवन्स ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस क्या हैं, तो वो है उसकी वाइफ और उसका बेटा, देवन के जो ऑब्लिगेशंस हैं। वेयर डज देवन लाइफ, वेयर डज देवन लिव, सॉरी, देवन कहाँ रहता है, वो रहता है मीरपुर में, मीरपुर। व्हाट डज मुराद वांट फ्रॉम देवन, मुराद क्या चाहता है कि देवन क्या करे, वो चाहता है कि वो एक इंटरव्यू ले किसका, नूर का। नूर कौन है, एक उर्दू के पोइट, इस पर एक मूवी बनी हुई है, मैं तो मूवी को देखा हुआ है डिटेल के अंदर, थोड़ा टाइम हो तो 2 घंटे की मूवी है, उसको देख सकते हो। लिटरेरी मूवीज़ हमेशा थोड़ी बोरिंग होती है, बट लिटरेचर के स्टूडेंट होने के नाते टाइम निकाल लीजिए, उस मूवी को देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन RPSC ने यहीं से पूछा था। मीरपुर क्या है, जहाँ पे देवन रहता है, तो वो सारी चीज़ें, वो डस्टी गंदा इलाका भी है,
लेकिन हिस्ट्री भी है, कोई इसकी हिस्ट्री नहीं है, और लाउड भी है, बहुत शोर शराबा है। वट डिड देवन इन लॉज गिव हिम डैट ही हेट्स, कौन सी चीज़ से वो नफरत करता है, तो ए शर्ट। वट डिड देवंस इन लॉज, देवन के लॉज ने क्या दिया, हिम डैट ही हेट्स, जो उससे वो नफरत करता है, ए शर्ट। वट इज डिस्टर्बिंग अबाउट द टी देवंस ड्रिंक, तो उनकी चाय में क्या हुआ था, देर इज ए डेड फ्लाई इन इट, क्योंकि मरी हुई मक्खी थी चाय के अंदर। वाई इज देवन एनॉयड व्हेन ही मीट्स मुराद एट हिज ऑफिस, एनॉय क्यों करता है देवन, एनॉय, देवन को एनॉय क्यों किया जाता है जब वो मुराद से मिलता है, इसके तीन ऑप्शन हैं, क्योंकि इट सीम लाइक मुराद डज नॉट वॉन्ट हिम टू सी हिज ऑफिस, दूसरा मुराद विल नॉट गिव हिम नूर्स एड्रेस, और नंबर थर्ड ही डज नॉट वॉन्ट टू बी लेट टू मीट नूर, तो वो लेट होना नहीं चाहता। मुराद लेटर अबाउट देवन इज वेरी, क्या चीज़ में वेरी करता है, फ्लोरिड। नूर्स नेबरहुड इज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यहाँ वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाता है नूर का, तो वहाँ पर आसपास का माहौल कैसा है, एक चीज़ नहीं बाकी सारी हैं, तीन कौन कौन सी हैं, कन्फ्यूजिंग है, लाउड है, क्रैश है, बट डल नहीं है। वट इज़ देवन फर्स्ट इम्प्रेस्ड बाय, वट इज़ देवन फर्स्ट इम्प्रेस्ड बाय, किससे इम्प्रेस हुआ देवन, तो नूर की वॉइस से। नूर कौन है, पोइट, उर्दू के पोइट जो मरने वाले हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो मूवी देखी तो आपको दिमाग में चल रहा होगा कि हाँ ऐसा था उसके अंदर। देवन्स लव फॉर उर्दू इज़ कनेक्टेड विद, क्यों देवन उर्दू की पोइट्री को लव करता है, क्योंकि वो कनेक्ट करता है अपने फादर से, हिज फादर, क्योंकि वो उसके फादर भी काफ़ी उर्दू पोइट्री को लाइक करते थे, उर्दू पोइट्री को। वाई डज देवन टीच हिंदी, वो हिंदी को पढ़ाता है, ही हैज़ टू मेक ए लिविंग, क्योंकि उसको अपनी आजीविका कमानी है, इसके लिए मजबूरी के अंदर उसको हिंदी पढ़ानी पड़ रही है। व्हेन देवन एंड नूर रिसाइट पोइट्री टुगेदर, जब देवन और नूर दोनों आपस में पोइट्री दोहराते हैं, रिसाइट करते हैं, एंड देन नूर फॉल असलीप, तब वो नूर सो जाता है पोइट्री सुनाते सुनाते। देवन फील्स लाइक, तब देवन को कैसा महसूस होता है, ए मदर, कि बच्चा सो गया और मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ, काफ़ी इसका खर्चा भी हो जाता है वहाँ पर। व्हेन देवन एंड नूर रिसाइट पोइट्री, ये हमने देख लिया। एट नूर हाउस हु एनॉयज देवन, एनॉयज कौन करता है, ये तीन चीज़ें। यंग लॉर्ड्स एक क्राइंग, मतलब कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर दिखती हैं, यंग लॉर्ड्स ए क्राइंग चाइल्ड ए मैसेजेस, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। ऑल ऑफ दीज पीपल एनॉय हिम, मतलब इसको देखते हैं भी कौन आ गया कौन आ गया। वट अटैक्स नूर, वट अटैक्स नूर, नूर किसी को अटैक्स करता है, रखता है पिंजरे में, मतलब रखता है, वो पीजन्स होते हैं, पीजन्स कबूतर, जिनको वो लास्ट में छोड़ भी देता है, और लास्ट में नूर की डेथ भी हो जाती है। इन हिज अर्ली डेज नूर वॉज, नूर स्टार्टिंग में बताता है भी जब उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाता है कि वो क्या था, तो पहले नूर क्या था, एक एथलीट था। वट इज़ द हॉरिबल थिंग देवन सीज ऑन द डेट फर्स्ट डे, कौन सी एक बहुत ही हॉरिबल थिंग देवन जब उसका इंटरव्यू करता है तो देखता है। ए ड्रंक एंड प्रिटर नूर, क्योंकि नूर तो ऐसे शराबी कबाबी है ना, अपनी मीट वगैरह खा रहा है, लगता नहीं भी ये बंदा पोइट्री सुना पाएगा। 24 नूर क्लियरली हैज़ ए प्रॉब्लम विद, नूर को एक प्रॉब्लम है किससे, अल्कोहल से, बहुत शराब पीता है, शराब पीता है, नशे में हो जाता है, फिर वो पोइट्री सुनाता है। तो भाई डियर स्टूडेंट्स, हमने लगभग 40-50 मिनट की वीडियोस के अंदर जितना मुझे से हो सका मैंने MCQs को कवर किया। वर्क तो बहुत है, 12 तो नॉवल हैं, चाहो तो इनके अलग अलग MCQs बनाए जा सकते हैं। जितना मेरे से हुआ मैंने आपको इस वीडियो के ज़रिए आपकी हेल्प करने की कोशिश की एज ए हेल्पर। आपकी जो भी फीडबैक है, कोई कमी है तो बेझिझक आप कमेंट में लिख सकते हो। कोई भी नेगेटिव पॉइंट होता है तो मैं उसको ऐसे नहीं लेता कि भाई इसने कमेंट कर दिया, मुझे उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, आपने इस वीडियो को देखा, लाइक करना, शेयर करना, कोई ऐसी बंदिश नहीं है, आपकी मर्जी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, करोगे तो चंगा, मेरे को अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे को ये बंदे इस वीडियो को देखते हैं, मेरे को जानते हैं।
थोड़ा पॉजिटिव है ना ऐसे फीडबैक मिलती है कि हाँ चलो कोई ना कोई तो उस वर्क को देख रहा है, उनके लिए हम वीडियोज़ को बनाते रहेंगे। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।